this is Radhika Gaur with the session number 1 of your 5th chapter periodic classification of elements। तो अभी हम यहाँ पे अपना 5th चैप्टर का सेशन नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो 5th चैप्टर है वो है अबाउट द पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल है उससे रिलेटेड ये सारा चैप्टर है, जिसमें हम नॉर्मली जो पीरियोडिक टेबल के स्टार्टिंग में जो टेबल्स दी गई थी, दैट इज जो फर्स्ट उसके एक्सपेरिमेंट्स हुए थे डॉवर्नियर के द्वारा, ऑक्टेव्स का रूल हुआ था न्यूलैंड्स के द्वारा, मैंडलीव ने भी दी, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ में जो अपनी मॉडर्न टेबल है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जो पीरियड टेबल के ट्रेंड्स हैं, दैट इज वो ग्रुप्स में या पीरियड्स में कोई भी चीज़ कैसे वेरी करती है, ये सब हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। बट दिस फर्स्ट सेशन इंक्लूड्स अबाउट डॉवर्नियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। यहाँ पे हम डॉवर्नियर की फर्स्ट लॉ पढ़ने वाले हैं। जो डॉवर्नियर की लॉ थी वो सबसे फर्स्ट लॉ मानी जाती है पीरियोडिक टेबल के इन्वेंशन में। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग इज दैट the number of element is more than 100। obviously हमें पीरियड टेबल पढ़ने की जरूरत क्या पड़ती है कि लगभग hundreds of elements हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। some elements have similar chemical properties while some elements show difference in their behavior। कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे अवेलेबल हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लाइक कुछ गैसेस होते हैं, कुछ लिक्विड्स होते हैं, कुछ सॉलिड्स होते हैं सेम। और जो हमारी एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंगली देखे या फिर सबके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उसके बेसिस पे देखे, तो वही है ना कि कुछ एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। दैट इज किसी की तो प्रॉपर्टीज सेम होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, और कुछ एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती है। तो यदि हम एक एक करके सबकी प्रॉपर्टीज को लर्न करें तो ऑब्वियसली हमारे लिए टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास अराउंड 120 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। आगे इन फ्यूचर और भी एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल होंगे, तो हम उनके बारे में स्टडी कैसे कर पाएंगे? तो ऑब्वियसली सेफ चीज़ होती है कि उन्हें एक ऐसे टेबल के अकॉर्डिंगली हम अरेंज कर दें जिसके थ्रू हम उनकी स्टडीज इजीली कर पाएँ। दिस इज द रीज़न कि पीरियड टेबल का जो आइडिया है वो साइंटिस्ट ने के जो माइंड है उनको माइंडसेट को उन्होंने चेंज किया, दैट पीरियोडिक टेबल अब बनानी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हर एक एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज को याद करके काम इजी नहीं हो पाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज इन द ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टीज द एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। और ये जो सिमिलैरिटीज थी, डिसिमिलैरिटीज थी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बीच में, उन्हीं को देखते हुए जो एलिमेंट्स थे उन्हें एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज कर दिया गया। द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। और यही जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का ग्रुप्स में और पीरियड्स में, इसी को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल। तो क्या होता है पीरियोडिक टेबल? द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। सो द थिंग इज, जो एलिमेंट्स हैं उनके अरेंजमेंट का बेसिस क्या रहा था? साइंटिस्ट स्टडीज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड नोटेड देयर एटॉमिक मासेस। साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की उनको ध्यान से पढ़ा और उनके एटॉमिक मासेस को नोट किया। When the elements with similar chemical properties were placed together, और जब भी हमने जो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स थे उन्हें एक साथ रखा, a quantitative relation in their atomic masses was observed। तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि उनके जो एटॉमिक मासेस हैं उनमें कुछ रिलेशन बनता है। क्लियर? इसी के बेसिस पे जो एटॉमिक मासेस हैं उसी के बेसिस पे जो पीरियोडिक टेबल है उसका बेस रखा गया। उस टाइम पे क्या था, जब पीरियोडिक टेबल को डॉवर्नियर हुए या फिर मैंडलीव हुए या न्यूलैंड्स हुए, जब पीरियोडिक टेबल का इन्वेंशन वो लोग कर रहे थे, जब रिसर्च उन्होंने पीरियोडिक टेबल पे करी हुई थी, उस टाइम पे एटॉमिक नंबर का इन्वेंशन नहीं हुआ था। एटॉमिक नंबर्स के बारे में उन लोग को नहीं पता था। दिस इज द रीजन उन्होंने क्या बेसिस लिया? एटॉमिक मास। एटॉमिक के मास के ही बेसिस पे उन्होंने क्या किया, जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट्स की और उनके जो एटॉमिक मासेस थे उनको नोट डाउन किया और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक मासेस के बीच में रिलेशन वो फाइंड आउट करने लग गए कि कैसे हम उनके रिलेशंस के बेसिस पे अपनी टेबल को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, हम कैसे एक टेबल का इन्वेंशन कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, जिससे जो स्टडी है, जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी इजी हो जाए। इसीलिए उन्होंने क्या करा कि अपना एक टेबल बनाना उन्होंने एक स्टार्ट कर दिया। And this relation was independently developed by Dovenier, Newlands and Manleaf to arrange the elements in different ways। यही जो मैनर था,
साइंटिस्ट क्या करते थे, केमिकल प्रॉपर्टीज लिखते थे, एटॉमिक मासेस लिखते थे और उनको अरेंज करते थे कि कोई पजलिंग ना हो और एक ऐसे वे में हमारे एलिमेंट्स अरेंज हो जाएं कि हमें उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको समझने में इजी हो जाए। इसी रिलेशन को जो डॉवर्नियर हुए, न्यूलैंड्स हुए, मेंडलीव हुए, उन्होंने डिफरेंट वेज में इंडिपेंडेंटली डेवलप किया। तो सबसे पहले जो लॉज हैं वो आती हैं डॉवर्नियर्स की, द लॉ ऑफ ट्राइड्स। उसके बाद न्यूलैंड्स की लॉ आती है द लॉ ऑफ ऑक्टेव और उसके बाद मेंडलीव की लॉ आती है द पीरियोडिक लॉ बाय मेंडलीव। तो ये कुछ लॉज हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एस्टैब्लिश करने से पहले हमारे एग्जिस्टेंस में आई थी। क्लियर? सो द फर्स्ट थिंग इज दैट डॉवर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड्स। जो डॉवर्नियर थे उन्होंने ट्राइड्स की क्या लॉ दी थी? A German chemist J.W. Dauvergne in 1829 classified in the elements into groups of 3 called triads. उन्होंने क्या किया था, डॉवर्नियर ने क्या किया था, एक जर्मन साइंटिस्ट थे डॉवर्नियर, जिन्होंने 1829 में एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और वो जो 3-3 के ग्रुप्स उन्होंने डिवाइड किए उनको उन्होंने नेम क्या दिया, ट्राइड्स। क्लियर? उन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट्स थे उनको 3-3 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर? जैसे 3-3 के, जैसे A B C देन D E F ऐसे करके उन्होंने डिवाइड कर दिया। दैट इज जो 3 एलिमेंट्स होंगे उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी उनमें कुछ सिमिलैरिटी हमें मिल जाएगी। तो उससे क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट याद करके हम, यदि ये पता होगा कि इस एलिमेंट का ट्राइड ये है तो इजीली हम बता सकते हैं कि उन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, 3-3 के पेयर्स बना दिए और इजीली हम उन्हें आई मीन टू से उस टाइम पे ट्राइड्स भी काफी यूजफुल थे। ऑब्वियसली जब किसी चीज को हम सेपरेटली याद करना पड़े, क्लियर, और उसी चीज को यदि हम 3-3 के पेयर में बांट के याद करें तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो 3-3 पेयर जो होंगे वो इजीली हमारे रिमेम्बरेंस में रहेंगे। तो वही जो था हमारे डॉवर्नियर ने किया कि उन्होंने एलिमेंट्स को 3-3 के ट्राइड्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले जो ट्राइड्स है उनके बारे में जानने की चीजें क्या है। इन अ ट्राइड द एलिमेंट हैड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जो ट्राइड्स थे उनमें क्या होता था, जो एलिमेंट्स थे उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर रहती थी। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट। जो हमारा मिडिल एलिमेंट होता था उसका जो इक्वल जो मास होता था, एटॉमिक मास होता था, वो किसके इक्वल होता था, जो हमारा फर्स्ट है और थर्ड एलिमेंट है उनके एटॉमिक मासेस का यदि हम मीन निकाल लें तो वो हमारे एटॉमिक मास जो था मिडिल एलिमेंट के उसके इक्वल आ जाता था। तो ये थे हमारी जो ट्राइड्स थी उनके बारे में जानने की ऑब्वियसली बात चीज जो थी वो हो गई। फर्स्ट दैट इन अ ट्राइड एलिमेंट्स हैड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज and second thing is that the atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of the atomic mass of the first and third element. Clear? अब बात आती है जो ट्राइड्स हैं उसके एग्जांपल्स क्या होंगे। फर्स्ट एग्जांपल हो गया हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इनका हमने एक ट्राइड बनाया। ये अभी हम जानते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं क्योंकि तीनों एल्कली मेटल्स होते हैं। ऑल्सो कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम एंड बेरियम, ये एल्कली अर्थ मेटल्स हैं हमारे, इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं, इनका भी एक ट्राइड बना दिया गया। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे मॉडर्न फॉर्म में हमें हैलोजेंस के नेम से जानते हैं, इनका भी एक ट्राइड बना दिया गया क्योंकि इनकी भी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। तो हमने क्या बना लिया, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे 3-3 के पेयर्स के हमने ट्राइड्स बना लिए। क्लियर? आई मीन टू से डॉवर्नियर ने ऐसे 3-3 के ट्राइड्स बनाए। इलस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, इन द ट्राइड ऑफ मेटल्स लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, कोई भी मेटल्स का ट्राइड है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का, these एलिमेंट्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले तो ये होगी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती थी वो सिमिलर होती थी। ऑल्सो इसके साथ क्या होता था, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, जो हमारा मिडिल एलिमेंट है सोडियम है, उसका जो एटॉमिक मास होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट दैट इज लिथियम एंड द थर्ड एलिमेंट। उसका जो मास था वो किसके इक्वल होता था, यदि हम लिथियम का और पोटेशियम का दोनों का मास प्लस करें, उसको 2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, हमारा मीन मास निकल के आ जाएगा। वो किसके इक्वल आता था, सोडियम के मास के इक्वल, जो कि कितना होता है सोडियम का मास, अराउंड
आई मीन टू से सोडियम का मास होता है 23, तो जो लिथियम प्लस पोटेशियम के मास को प्लस करके उसे 2 से डिवाइड करें तो वो 23 के आसपास आता था, जिसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते थे कि ये ट्राइड्स अवेलेबल हैं। तो ट्राइड में यही रहता था, पहले तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तीनों की सेम होती थी, दूसरा फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स के दोनों मासेस को प्लस करके उसे 2 से डिवाइड कर दे, दैट इज यदि फर्स्ट और थर्ड का मीन निकाल लें तो जो मिडल वाला एलिमेंट था उसके मास के वो इक्वल आ जाता था। सेम यहाँ पे हुआ कि जब हमने लिथियम का पोटेशियम के मास का मीन निकाला तो उनका मास किसके बराबर आता था, सोडियम के मास के बराबर, इसीलिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एक ट्राइड हमने फॉर्म कर दिया। सेकेंड आता है इन द ट्राइड ऑफ नॉन मेटल्स, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के ट्राइड में क्या होता था, दीज थ्री हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इन तीनों की भी क्या थी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अभी हम जानते हैं तीनों क्या है, हेलोजेंस होते हैं, क्लियर। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर होती थी। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, दैट इज जो ब्रोमीन का एटॉमिक मास होता था, वाज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। वो किसके मासेस के इक्वल होता था, यदि हम क्लोरीन और आयोडीन जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट हैं उनके मासेस का यदि मीन निकाल लें तो किसके बराबर आएगा, ब्रोमीन के एटॉमिक मास के बराबर आएगा, क्लियर। तो यदि ऐसा हो रहा था तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का भी हमारा एक ट्राइड फॉर्म हो गया, क्लियर। थर्ड ट्राइड आता था इन द ट्राइड ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, इनके साथ भी क्या था, दीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इन तीनों की भी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो एक दूसरे से सिमिलर थी। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, जो मिडिल एलिमेंट होता था उसका जो एटॉमिक मास होगा, दैट इज स्ट्रोंटियम का जो एटॉमिक मास होगा was approximately equal to the mean of the atomic masses of first and the third element। वो किसके मासेस के इक्वल होगा, कैल्शियम और बेरियम के मासेस को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दे तो आंसर स्ट्रोंटियम के मास के इक्वल ही आएगा। दैट इज यदि कैल्शियम और बेरियम के मासेस का हम मीन निकाल लें तो क्या होगा, जो स्ट्रोंटियम का मास है उसके इक्वल आएगा, क्लियर। तो इससे क्या हुआ, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का भी एक ट्राइड फॉर्म हो गया। बट जो डॉवर्नियर की लॉ थी ट्राइड्स की उसे हमने डिस्कार्ड कर दिया। रीजन क्या था, द लॉ ऑफ ट्राइड वाज डिस्कार्डेड बिकॉज इट वाज नॉट पॉसिबल टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स इनटू द ट्राइड्स। सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स थे जिनके हम ट्राइड्स बना सकते थे, सारे एलिमेंट्स के हम ट्राइड्स डिस्कवर नहीं कर सकते थे। इसीलिए चलो हमने सपोज करो 100 एलिमेंट्स के बारे में हमें पता है, हमने 20 एलिमेंट्स के ट्राइड बना लिए 3 के, दैट इज आई मीन टू से 20 ट्राइड्स बना लिए 3 के, दैट इज 60 एलिमेंट्स के तो ट्राइड्स बन गए। बचे जो 40 एलिमेंट्स उनका क्या होगा, ऑब्वियसली उनकी भी तो हमें स्टडी करनी है ना, उन्हें तो हम साइड में नहीं छोड़ सकते। इसीलिए इनकी लॉ को डिस्कार्ड कर दिया गया क्योंकि सारे एलिमेंट्स के ट्राइड्स बनाना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज इट वॉज नॉट पॉसिबल टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स इनटू द ट्राइड्स। सेकेंड रीजन ये था, द लॉ ऑफ ट्राइड इज नॉट एप्लीकेबल to all the elements of even the same chemical family। जो सेम केमिकल फैमिली होती है ना उसके भी जितने भी मेंबर्स हमारे होते थे उस पे भी वो एप्लीकेबल नहीं होती थी, सबके ट्राइड्स नहीं बन पाते थे, क्लियर। दैट द लॉ ऑफ ट्राइड इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इवन द सेम केमिकल फैमिली, क्लियर। एग्जाम्पल में जैसे हेलोजन हुआ, फ्लोरीन हुआ और क्लोरीन हुआ, क्लियर। हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन का यदि हम ट्राइड बनाएंगे तो कैसे होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का जब हम ट्राइड बनाएंगे तो अब देखो जो फ्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर 19 है, क्लोरीन का 35.5 है और ब्रोमीन का 80 होता है। तो ट्राइड के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि 80 और 19 को प्लस करके 2 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आना चाहिए, 35.5, बट आंसर क्या आता है, सीट। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ फ्लोरीन एंड ब्रोमीन इज 49.5, कितना होता है, 49.5 होता है, क्लियर। कैसे, 19 प्लस 80 अपॉन 2 इज इक्वल टू 99 अपॉन 2 इज इक्वल टू 49.5, दैट इज जो 35.5 फ्लोरीन के मास के इक्वल होना चाहिए था उससे वो बहुत ज्यादा है। दिस वैल्यू इज मच लार्जर देन द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट क्लोरीन विच इज 35.5। तो क्या हुआ कि इवन हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का भी ट्राइड नहीं फॉर्म हो पा रहा है। तो यही वाली चीजें थी कुछ की, इनकी वजह से जो डॉवर्नियर की टेबल थी उसे हमने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि वो एप्लीकेबल नहीं थी सारे एलिमेंट्स के लिए। सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क। नेम अ ट्राइड फ्रॉम हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली का कोई एक ट्राइड बताइए एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ। 1
2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. It is chlorine, bromine and iodine. As I told you, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों ही ट्राइड फॉर्म करते हैं. जो ब्रोमीन का मास है वो किसके मास के इक्वल आएगा? क्लोरीन और आयोडीन के मीन निकालेंगे इन दोनों का, तो ब्रोमीन के मास के इक्वल आएगा. देयरफॉर द ट्राइड फ्रॉम हैलोजन फैमिली इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने फर्स्ट तो ये वाली चीज पढ़ी कि जो पीरियोडिक टेबल है उसको लर्न करने की या उसको इन्वेंट करने की, उसे एस्टैब्लिश करने की जरूरत ही क्यों पड़ी. ऑल्सो हमने ये वाली भी चीज भी डिस्कस करी कि क्या बेसिस रहा था एंशिएंट टाइम में एस्टेब्लिश करने का पीरियोडिक टेबल को, और उसके साथ साथ में हमने डॉवर्नियर की टेबल के बारे में स्टडी किया, उसके ट्राइड्स के बारे में डिस्कस किया. हमने डिस्कस किया कौन कौन सी फैमिलीज से ट्राइड्स बन सकते थे, कैसे ट्राइड्स की प्रॉपर्टीज रहती थी, ये सब चीजें हमने इस सेशन में डिस्कस करी. In next session, we will gonna discuss about Newland's law of octaves. Till then, good luck.